नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा और आपके साथ बातें कर रही हूँ हमारे समय के एक बहुत बड़े लेखक, दार्शनिक, विचारक जेan पॉल सार्त्र के बारे में। आज तारीख 23 जून है। 21 जून अर्थात जेan पॉल सार्त्र की जयंती। उनका जन्म 21 जून 1905 में पेरिस, फ्रांस में हुआ। उनकी मृत्यु 15 अप्रैल 1980 में पेरिस, फ्रांस में हुई। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 74 वर्ष थी, 74। लेकिन तब तक वो बहुत काम कर चुके थे। हमने कहा हमारे समय ये 20वीं सदी में जीवित काम करते हुए एक व्यक्तित्व, लेकिन 21वीं सदी में भी उनका प्रभाव, उनका प्रभुत्व बहुत कुछ बना हुआ है। जिस थियरी, जिस सिद्धांत के लिए हम उन्हें सबसे ज़्यादा याद करते हैं वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद। माफ़ी चाहती हूँ। एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद एक ऐसी थियरी है जो, अगर कोई वाद, मैं अपने को बार बार कहती हूँ कि मैं पॉलिटिकली भी न्यूट्रल हूँ, किसी एक पार्टी के साथ अपने को नहीं जोड़ पाती। आज के बहुत राजनैतिक रूप से आंदोलित समय में भी मुद्दों से जोड़ पाती हूँ, जैसे कि नागरिकता रजिस्टर का इस तरह से बनना गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। वह फासीवाद है, सांस्कृतिक, धार्मिक भी, जिसमें बहुत से अपने नागरिकों को बाहर कर देने का ख़तरा है। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि मैं पूरी एक खेमे में नहीं आ पाती। इसकी अपनी वजहें हैं, इसके अपने कारण हैं। मैंने एक लंबा समय विदेश में संघर्ष करते बिताया था। मैं अपनी कहानी नहीं कहना चाहती। मैं जेan पॉल सार्त्र को आपके साथ उन पे बातें करना चाहती हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भारतीय संदर्भ में ये सोचें कि सार्त्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सार्त्र हम सब के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जितनी बातें मैंने कही वो सब हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व से जुड़ती हुई बातें सीधा इस थियोरी तक पहुंचती हैं, जो कि उनका छोटा सा एक कथन है। मैं उसको कोट कर रही हूँ कि एग्जिस्टेंस इज़ प्रायर टू एसेंस। मतलब हम पहले कहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम पहले कहीं एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हम पहले कहीं अस्तित्व में होते हैं। और वो हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो जो हमारा अस्तित्व है, इट इज़ इन एंग्स्ट, इट्स इन एंग्विश, इट्स इन डिस्पेयर। हम एक बेचैनी में हमारा अस्तित्व होता है। हम एक किस्म की कवायद लिए, एक किस्म के कुफ्र में, एक किस्म की चुनौती लिए, एक किस्म के आक्रोश में, एक किस्म की बेबसी में होते हैं। और फिर जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं, फिर हम जब कुछ कहते हैं, हम जब कुछ रचते हैं, हम जब कुछ सृजन करते हैं, या जब हम मुट्ठी बांध कर अपना हाथ उठाते हैं, तब हम असल अस्तित्व में आते हैं। लेकिन अस्तित्ववाद ये नहीं है कि एसेंस प्रोसीड्स टू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस प्रोसीड्स टू एसेंस। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा सृजन करें, किंतु इस भाव से नहीं कि उससे पहले हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मेरी अपनी व्याख्या है उस वाद की। मैंने कहा कि मैं मार्क्सवाद को भी, कौन नहीं पसंद करता, एक महान विचारक ने विचार रखे कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। फ्रीडम को लेकर सार्त्र के भी बहुत से ख्याल हैं। मैन इज़ कंडेम्ड टू बी फ्री, ये उसके बाद की थियरी है कि उस स्वतंत्रता का हम कैसे उपयोग करें। ये बहुत बड़ी बात है और हम बिल्कुल पहुँचेंगे जिन कारणों के लिए सार्त्र सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, वहाँ तक कि सार्त्र ने दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार क्यों स्वीकार नहीं किया। उनकी चिट्ठी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ अपनी भाषा में, उसका लाइव जैसा अनुवाद करते हुए। लेकिन उससे पहले कि उन्होंने जो कृतियाँ लिखी, अच्छा, सार्त्र एक बहुत बड़े परिवार से जुड़े हुए थे। उनके मैटरनल अंकल को भी नोबेल प्राइज़ मिला था
उनका हम अभी नाम छोड़ दें, नहीं तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, उन्होंने बहुत से नाटक लिखे, उन्होंने फिल्मों की पटकथाएँ लिखी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है वह जो जॉन ह्यूस्टन ने उनसे लिखवाई, फ्रॉइड सीक्रेट पैशन। और उनका सबसे चर्चित उपन्यास नो एग्जिट, फ्रेंच नाम है उसका जो मैं नहीं पढ़ना चाहती। और भी उनके बहुत से उपन्यास हैं, उनकी बहुत सी कृतियाँ हैं, द विक्टर्स, वे जो विजयी हैं। तो इस तरह से बहुत सी रचनाएं हैं, अगर मैं गिनना शुरू करूं तो मतलब अनंत हैं। कभी हम एक एक को पढ़ के और एक एक पे बातें करेंगे। मैं द विक्टर्स पे भी बातें करना चाहूँगी कभी हाथ में उस किताब को लेकर। तो अभी हम यहाँ पहुँचे कि सार्त्र प्रिजनर ऑफ वॉर के कैंप में भी थे। वहाँ उन्होंने हाइडेगर जो जर्मन दार्शनिक है, वो एक मतलब वो एक ज़माना था, मतलब मुझे लगता है कि फ्रांसीसी चेतना में और जर्मन चेतना में वो एक तरह का रेनेसां था, एक तरह का एक किस्म का, जब ये हाइडेगर वगैरह और ये इतने सिद्धांत जब आए अस्तित्ववाद के और तमाम, तो ये हाइडेगर को पढ़ के और उन्होंने बार बार ये बात कही। हाइडेगर को उन्होंने अपने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में पढ़ा। और एग्जिस्टेंस इज़ ए ह्यूमनिज़्म, ये उनका एक बहुत प्रसिद्ध लेख है जो दरअसल उनके भाषण का प्रकाशन है। तो इस तरह से सार्त्र की बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हम उनको लगातार याद करते हैं और उनका संदर्भ लगातार बना रहता है। आज भी मनुष्य की स्थिति की चिंता में सार्त्र की बातें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं। बहुत ज़्यादा बोले बिना मैं सीधा उस चिट्ठी तक ही पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि उस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें हैं जो सीधा हमारे समय से भी जुड़ती हैं और कलाकार के संघर्ष के साथ साथ एक राजनैतिक संघर्ष से जुड़ती हैं। दरअसल सार्त्र को 1964 में सॉरी, पूरी एक सदी पीछे चली गई, मैं 20वीं की हम बात कर रहे हैं, नोबेल प्राइज़ घोषित हुआ। और घोषित होने से पहले जब उन्हें सूचना हुई कि होने वाला है, तभी उन्होंने चिट्ठी लिखी। लेकिन फिर ये जो चिट्ठी है ये उसके बाद की है, लेकिन तब तक उनको घोषणा हो चुकी। और अगर आप गूगल खोलें, विकिपीडिया में जाएं, तो उसमें लिखा है कि सार्त्र वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़, ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट। सार्त्र को नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके बदले मुझे लगता है कि शायद उन्होंने किसी और को दिया नहीं, जहाँ तक अब तक के मेरे शोध में पता चला है। तो खैर, तो सार्त्र ने जिन कारणों से ये पुरस्कार ठुकराया वो दो थे। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, और मैं वो चिट्ठी भी पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि उसकी भाषा पढ़ने लायक है, उसकी भाषा बार बार पढ़ने लायक है और बार बार ये याद दिलाने लायक है कि साहित्य की क्या सरोकार होने चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दो कारण हैं, पहला तो पर्सनल और दूसरा ऑब्जेक्टिव, व्यक्तिगत और एक सैद्धांतिक बात जैसे, है ना। व्यक्तिगत ये है कि अगर मैं ज़ां-पॉल सार्त्र किसी आंदोलन से आज अपने को जोड़ता हूँ, जैसे कि वेनेजुएला का आंदोलन, है ना, तो ये केवल मेरी बात होगी। लेकिन अगर मैं सम्मान स्वीकार कर लेता हूँ तो मैं केवल मैं नहीं रह जाऊँगा, मैं एक इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो जाऊँगा, एक संस्था में मैं हो जाऊँगा ज़ां-पॉल सार्त्र द नोबेल विनर। और मैं वो होना नहीं चाहता, क्योंकि जब मैं अपने दस्तखत करता हूँ तो मुझे केवल ज़ां-पॉल सार्त्र ही होना है, मुझे ज़ां-पॉल सार्त्र द नोबेल विनर नहीं होना, ताकि मैं ज़्यादा आज़ादी के साथ ऐसे विद्रोही विरोधी आंदोलनों में शिरकत कर सकूं। ये उनका कारण था कि मैं अपने साथ एक इंस्टीट्यूशन को, एक संस्था को नहीं घसीटना चाहता ऐसे गुरिल्ला वॉर्स में, मान लीजिए वो गुरिल्ला वॉर हुआ तो। और दूसरा कारण ये कि वही मतलब हम बातें कर रहे थे निर्मल वर्मा की, दो किस्मों की संस्कृति की। और देखिए
कि कितनी मिलती जुलती भाषा में ये बात कही गई है। ये जो समय था कोल्ड वॉर का समय था, ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉक्स थे। बहुत फेमस एक कोटेशन है, मुझे लगता है विंस्टन चर्चिल का, या जिनकी भी शायद अभी धज जोड़ी है स्लेवरी के प्रोटेस्ट्स के इसमें, और मतलब रूसी, अमेरिकी और इंग्लैंड के 3 नेता, और मैं भूल रही हूँ इसको तो मतलब गूगल करके ठीक किया जा सकता है। कोटेशन है, लेट्स पुल डाउन द आयरन कर्टन। या तो ये केनेडी हैं या चर्चिल हैं, ऐसा मुझे लगता है, या वो हैं एक दूसरे जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, निक्सन, नहीं नॉट निक्सन, आई कैन रिमेंबर हिज फेस, माय गॉड दिस इज लाइव। एनीवेज, सो लेट्स पुल डाउन द आयरन कर्टन। तो वो समय था, और सार्त्र का ये कहना था कि हालांकि मैं किसी भी वाद के ख़िलाफ़ में उस तरह नहीं हूँ कि वहाँ के लोगों से नफ़रत करूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ दैट द बेस्ट मैन विंस, विच इज़ सोशलिज्म। मतलब डाई हार्ड डिक्टेटरशिप वाला मार्क्सिज्म नहीं, लेकिन एक सोशलिस्ट इकॉनमी जो पूरी तरह पूंजीवादी नहीं हो, जहाँ सरकारी कुछ व्यवस्थाएं हों, जहाँ एक सरकारी अस्पताल हो, सरकारी पुस्तकालय हो, चिकित्सालय हो, शिक्षालय हो, इत्यादि इत्यादि। हम सब जानते हैं कि वो विज़न क्या था, वो हमारे यहाँ भी लागू हुआ और किस तरह फेल हुआ। यही तो हमारी नियति है कि हमने क्यों अपनी व्यवस्था को इस तरह से छोड़ दिया। तो और हम अक्सर जब बातें करते हैं तो हम केवल इसकी बातें करते हैं कि हर व्यक्ति कितना खुश है अपने में, और बहुत गलत ढंग से हमने मुझे लगता है कि अन्ना कैरेनिना के उस पहले वाक्य को आत्मसात कर लिया है कि हमारी जिम्मेदारी केवल निजी स्तर पर खुश हो जाने की है, या तो हम आंदोलनकारी हो जाएं या फिर हम बिल्कुल अपने पहले खुशी सुरक्षित कर लें, और उसके बाद मान लीजिए कि हम मज़दूरों के हक़ में बोलें भी, तो इस तरह बोलते रहें कि जिसके बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ इसलिए नहीं रह जाता कि जब तक हम उस व्यवस्था की मिट्टी पलीद नहीं करेंगे तो कैसे ये हक़ उन्हें मिलेगा, वो कैसे पहुँचेंगे उन इमारतों में जिनका वो केवल निर्माण कर रहे हैं। बहरहाल हम सार्त्र की वो चिट्ठी पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखी। इसमें तारीख़ है दिसंबर 17, 1964, और ये पब्लिश हुई है ला मोंडे नाम के एक फ्रेंच अखबार में। Jean-Paul Sartre explained his refusal to accept the Nobel Prize for Literature in a statement made to the Swedish press on October 22nd, which appeared in La Monde in the French translation approved by Sartre. The following translation into English was made by Richard Howard. इतना तो आप समझ ही रहे हैं। और उसके बाद जो सार्त्र का है मैं उसको हिंदी में इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि मैं उस बात को अपनी भाषा की ध्वनि में लाना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात ज़रूरी है। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और मैं इस निर्णय की खिलाफत या वो नहीं कर रही हिमायत। मैं केवल कह रही हूँ कि एक कलाकार के लिए आज़ाद आवाज़ कितनी ज़रूरी है। आज हमारे बहुत से पत्रकार कहते हैं कि आज़ाद आवाज़ हमारे पास नहीं है, हम गोदी मीडिया में तब्दील हो रहे हैं, जहाँ कोई कुछ बोलता है चुप कर दिया जाता है। तो ये एक तानाशाही की शिकायत बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है। मैं चूँकि लाइव मीडिया में नहीं हूँ इसलिए नहीं झेलती, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाज़ार जो है वो भी बहुत कुछ तय करता है कि हम क्या बोलते हैं और क्या नहीं साहित्य में। तो ये एक बड़ी पेचीदा बहस है। चिट्ठी सुनिए। I deeply regret the fact that the incident has become something of a scandal. A prize was awarded and I refused it. मुझे खेद है इस बात का कि यह घटना कहीं न कहीं एक सनसनीखेज घटना में तब्दील हो गई है। एक पुरस्कार मुझे दिया गया और मैंने उसे लेने से इनकार किया। It happened entirely because I was not informed soon enough of what was underway. यह इसलिए हुआ क्योंकि मुझे फ़ौरन और तुरंत खबर नहीं दी गई, सूचित नहीं किया गया कि क्या होने वाला है।
When I read in the October 15th Figaro Literature in the Swedish correspondence column that the choice of the Swedish Academy was tending toward me, but that it had not yet been determined, I supposed that by writing a letter to the Academy, which I sent off the following day, I could make matters clear and that there would be no further discussion. उन्हें ये लगा कि जब उन्होंने एक अखबार में इस बात की चर्चा सुनी कि उनका नाम बहुत ऊपर है इस पुरस्कार के संभावित विजेता के रूप में, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं फ़ौरन अकादमी को ये सूचित कर देता हूँ कि मैं ये पुरस्कार लेने में अक्षम हूँ और इसके बाद ये बातचीत बंद हो जाएगी. I was not aware at the time that the Nobel Prize is awarded without consulting the opinion of the recipient, and I believe there was time to prevent this from happening. मुझे पता नहीं था कि यह पुरस्कार दरअसल विजेता की स्वीकृति और उसकी सहमति के बिना घोषित किया जाता है, और इसलिए मुझे ये लगा, मेरा ये विश्वास था कि मेरे पास इस घटना को रोकने के लिए कुछ समय अब भी था. But I now understand that when the Swedish Academy has made a decision, it cannot subsequently revoke. लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जब स्वीडिश अकेडमी एक बार यह निर्णय ले चुकी होती है तो वो उसको बदल नहीं सकती. My reasons for refusing the prize concern neither the Swedish Academy nor the Nobel Prize in itself, as I explained in my letter to the Academy. उनका कहना है कि मैंने, और आप सब ये समझ ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं इस बात को ज़रा अपनी भाषा में खुद एकदम से ऐसे कहना चाहती हूँ, ऐसे जैसे कि हम बातें कर रहे हों इस बारे में, कि आज़ाद आवाज़ क्या चीज़ है एक समय में. और मुझे ये लगता है कि, और चूँकि स्वीडिश अकेडमी उस वेस्टर्न ब्लॉक में था शायद, जहाँ की पूंजीवाद की खिलाफत कर रहे थे, इसलिए तो इनका ये कहना है कि मेरी जो स्वीकृति है वह इसलिए नहीं है कि मेरी समस्या इस स्वीडिश अकेडमी के साथ कुछ है या नोबेल प्राइज़, इस पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के ही साथ, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी चिट्ठी में कहा अकादमी से, मेरे कारण दो हैं, व्यक्तिगत और ऑब्जेक्टिव. The personal reasons are these, मेरे व्यक्तिगत कारण ये हैं. My refusal is not an impulsive gesture, मेरी अस्वीकृति कोई impulsive gesture नहीं है. impulsive अर्थात क्षणिक आवेग में आई हुई, बिल्कुल आवेग में यह निर्णय मैंने नहीं लिया है, सोच समझ कर ठंडे दिमाग से लिया है. I have always declined official honors, मैंने हमेशा इस तरह के पुरस्कारों के लिए मना किया है, और इसका वो उदाहरण देते हैं. In 1945 after the war, 1945 में युद्ध के बाद, when I was offered the Legion of Honor, I refused it, although I was sympathetic to the government. ये शायद तभी POW से निकलने के बाद की बात है. 45 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उन्हें फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर मिला, इन्होंने मना कर दिया, जबकि मैं उस सरकार का सम्मान करता था, और सिंपैथेटिक का सही अनुवाद सम्मान करता नहीं, मेरी उस सरकार के प्रति सहानुभूति थी. Similarly, I have never sought to enter the Collège de France, as several of my friends suggested. इसी तरह मेरे अपने दोस्तों के बहुत से सुझावों के बाद भी मैं एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान कॉलेज de France का कभी सदस्य नहीं बना. This attitude is based on my conception of the writer's enterprise. मेरी जो यह धारणा है यह लेखक के अपने काम को लेकर है. एक लेखक, a writer who adopts political, social or literary positions must act only with the means that are his own, that is the written word. एक लेखक जो कि एक राजनैतिक, सामाजिक और साहित्यिक पोजीशन अर्थात स्टैंड अर्थात पक्ष लेता है, वक्तव्य देता है,
उसे अपनी ही सीमाओं में काम करना चाहिए, अर्थात शब्दों की सीमाओं में। और जितने भी ऑल द ऑनर्स ही मे रिसीव एक्सपोज हिज रीडर्स टू अ प्रेशर आई डू नॉट कंसिडर डिज़ायरेबल। अपने पाठकों के प्रति वफादारी निभाते हुए वो कहते हैं कि जितने भी सम्मान उसे मिलते हैं, हो सकता है कि उसके पाठकों के लिए वो एक अधिक मतलब वज़नदार चीज़ हो, एक ज़्यादा वज़न हो ढोने के लिए, जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं। उसके अपने शब्द काफ़ी होने चाहिए। If I sign myself Jean-Paul Sartre, it is not the same thing as if I sign myself Jean-Paul Sartre, Nobel Prize winner. ये मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं दस्तखत करता हूँ Jean-Paul Sartre, तो उसका जो मतलब है वो वही नहीं है जो Jean-Paul Sartre, द नोबेल विनर का होगा। नाम की अहमियत और मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा काम अपने आप में ऐसा है और मेरा नाम उस कारण अपने आप में ऐसा है कि मुझे उस सम्मान की क्या ज़रूरत है। अब ये आप दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के परिदृश्य में सोचें कि अभी जो यहाँ मारा मारी चल रही है, जिस तरह की रचनाओं के मूल्यांकन को लेके जिस तरह की बातें हैं, वो परिदृश्य यहाँ नहीं है। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ दूसरे खेमों की लड़ाई है। मैंने सार्त्र को उठाया क्योंकि जो ये समय है जिसमें हम अपने को कुछ लोग फासीवादी हैं, कुछ उदारवादी हैं, कुछ मार्क्सवादी हैं, और मतलब जिनके पास ऐसा कोई वाद नहीं है जिसे वो ताबीज़ की तरह पहन लें, वो अपने को अस्तित्ववादी मानने के लिए मुक्त हैं। तो और सार्त्र सिमोन के प्रेमी थे जीवन पर्यंत। बहरहाल, द राइटर हु एक्सेप्ट्स एन ऑनर ऑफ दिस काइंड इन्वॉल्व्स एज वेल एज हिमसेल्फ the association or institution which has honored him। ये बात मैंने पहले भी कही। My sympathies for the Venezuelan revolutionaries commit only myself, while if Jean-Paul Sartre, the Nobel laureate, champions the Venezuelan resistance, he also commits the entire Nobel Prize as an institution। मतलब उन्हें हक नहीं है कि वो एक पूरी संस्था को अपने साथ साथ एक लड़ाई में घसीट ले जाएं, इसलिए वो अपने को स्वतंत्र रखना चाहते हैं कि मैं जिस लड़ाई में चाहूँ शामिल हो सकता हूँ। The writer must therefore refuse to let himself be transformed into an institution, even if this occurs under the most honorable circumstances, as in the present case. This attitude is of course entirely my own and contains no criticism of those who have already been awarded the prize। ये जो धारणा है ये बिल्कुल मेरी है और इससे उन लेखकों का ज़रा सा भी असम्मान नहीं होता जिन्होंने इस पुरस्कार को स्वीकार किया है। मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, एडमिरेशन है। I have a great deal of respect and admiration for several of the laureates whom I have the honor to know। इनके बहुत से मित्र होंगे, इनके तो अपने रिलेटिव ही नोबेल सम्मान से थोड़े समय पहले ही सम्मानित हुए थे। अब ये अपने दूसरे कारण पे आते हैं। My objective reasons are as follows। The only battle possible today on the cultural front is the battle for the peaceful coexistence of the two cultures, that of the East and that of the West। I do not mean that they must embrace each other, है ना। सांस्कृतिक दुनिया में आज अगर कोई लड़ाई है तो वो केवल दो पक्षों के बीच में है, पश्चिमी और पूर्वी। और मुझे ये नहीं कहना कि वो आलिंगनबद्ध हो जाएं, वो गले मिल जाएं, क्योंकि सिद्धांत पहले है। I know that the confrontation of these two cultures must necessarily take the form of a conflict। मैं ये जानता हूँ कि एक संघर्ष और एक हल्का फुल्का युद्ध जैसा अवश्यंभावी दिखता है, ये एक सैद्धांतिक युद्ध हो सकता है। But this confrontation must occur between men and between cultures without the interference of institutions। लेकिन यह लड़ाई लोगों और संस्कृतियों के बीच होनी चाहिए, संस्थाओं के
हस्तक्षेप के बिना। I myself am deeply affected by the contradiction between the two cultures. I am made up of such contradictions. What a beautiful sentence, right? अगर आज के समय में हम किसी कॉन्ट्रडिक्शन के नहीं बने हैं तो हमारा अस्तित्व ही बहुत सरल है, उसको थोड़ा और जटिल होना चाहिए। मतलब ये कि हम ये जो दो संस्कृतियां हैं उनके बीच के जो विरोधाभास हैं उनके प्रति मैं सजग हूँ, मैं खुद इन विरोधाभासों का बना हूँ। My sympathies undeniably go to socialism and to what is called the Eastern Bloc. मेरी संवेदनाएं, मेरी सहानुभूति सोशलिज्म, सोशलिस्ट कैंप की तरफ है और जिसे आज के पावर स्ट्रगल में ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है। But I was born and brought up in a bourgeois family and a bourgeois culture. लेकिन मेरा जन्म एक bourgeois परिवार, एक bourgeois संस्कृति में हुआ। This permits me to collaborate with all those who seek to bring the two cultures closer together. और इसलिए मैं अपने आप को सांस्कृतिक रूप से इन दो संस्कृतियों के संधि करने वालों में गिनता हूँ। I nonetheless hope, of course, that the best man wins, that is socialism. I quoted this earlier. लेकिन मैं आशा करता हूँ कि सबसे अच्छा आदमी जीतेगा, अर्थात सबसे अच्छा सिद्धांत जीतेगा। आज जिस सिद्धांत का उन्होंने व्यक्तिकरण किया है जिस ब्लॉक का, और वो लोग जो उस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, वो है सोशलिज्म। That is why I cannot accept an honor awarded by cultural authorities, those of the West, any more than those of the East. इस बटी हुई दुनिया में मैं दोनों में से किसी पक्ष के द्वारा दिया गया कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता, न पश्चिम की ओर से न पूरब की ओर से, even if I am sympathetic to their existence. जबकि मेरी संवेदनाएं इन दो अलग अलग खेमों के अस्तित्व के लिए पूरी तरह से सजग हैं, जीवंत हैं। Although my sympathies are on the socialist side, लेकिन मैं सोशलिस्ट साइड का पक्षधर हूँ। I should thus be quite as unable to accept, for example, the Lenin Prize if someone wanted to give it to me, which is not the case. एक उदाहरण कि और इसी तरह अगर किसी ने मुझे लेनिन पुरस्कार देना चाहा तो मुझे वह भी अस्वीकार करना होगा, करना चाहिए, हालांकि ऐसी कोई स्थिति अभी आई नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी आया नहीं है। I know that the Nobel Prize in itself is not a literary prize of the Western Bloc. मैं जानता हूँ कि ये नोबेल पुरस्कार वेस्टर्न ब्लॉक का पुरस्कार नहीं है, but is what is made of it, and events may occur which are outside the province of the members of the Swedish Academy. लेकिन काफ़ी हद तक यह पुरस्कार उस वेस्टर्न ब्लॉक के लोगों का निर्मित और पोषित है, और ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो ये खेमा है वेस्टर्न ब्लॉक का उसके बाहर की हूँ, और मैं उन घटनाओं में बहुत करीब से जुड़ा हूँ। दिस इज़ वाई इन द प्रेजेंट सिचुएशन, उस समय की बटी हुई दुनिया में, द नोबेल प्राइज stands objectively as a distinction reserved for the writers of the West or the rebels of the East. It has not been awarded, for example, to Neruda, who is one of the greatest South American poets. Neruda की सिफारिश कर दी है इन्होंने, उनको मिला बाद में पाब्लो नेरुदा को। There has never been serious question of giving it to Louis Aragon, though he certainly deserves it. It is regrettable that the prize was given to Pasternak and not to Sholokhov, and that the only Soviet work thus honored should be one published abroad and banned in its own country. केवल वही सोवियत पुरस्कार डॉक्टर जिवागो, मैंने भी पढ़ा है, पुरस्कृत हुआ जो कि देश से बाहर छपा और अपने ही देश में बैन हो गया। A balance might have been established by a similar gesture in the other direction. क्यों नहीं ऐसा कोई पुरस्कार सोवियत किसी कृति को दिया गया जो देश में छपा और देश में सराहा गया। During the war in Algeria, when we had signed the declaration of the 121, I should have gratefully accepted the prize because it would have honored not only me but also the freedom for which we were fighting, but matters did not
turn out that way, and it is only after the battle is over that the prize has been awarded. अल्जीरिया के युद्ध के बाद ये पुरस्कार मुझे दिया जा रहा है, और अगर ये पुरस्कार मुझे उस युद्ध के दौरान दिया गया होता तो मैंने स्वीकार नहीं किया, अर्थात देर से दिया गया है ना। अब जब हमने वो युद्ध जीत लिया है तब ये पुरस्कार मुझे दे रहे हैं। बहुत सी बातें होती हैं दोस्तों, मैं इनको केवल डरते डरते इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि हमें जानना चाहिए, हमें इस बात को सस्वर इस पर बातें करनी चाहिए। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इन सारी बातों पर टिप्पणियाँ करेंगे। इन डिस्कसिंग द मोटिव्स ऑफ द स्वीडिश अकेडमी, मेंशन हैज़ बीन मेड ऑफ फ्रीडम, अ वर्ड दैट सजेस्ट्स मैनी इंटरप्रिटेशंस। स्वीडिश अकेडमी की इस घोषणा में एक शब्द का उपयोग हुआ है, आज़ादी, जिसके अनेक अर्थ हैं। पश्चिम में, इन द वेस्ट ओनली अ जनरल फ्रीडम इज़ मेंट, पश्चिम में केवल एक साधारण स्वतंत्रता की बात होती है। पर्सनली आई मीन अ मोर कॉन्क्रीट फ्रीडम विच कंसिस्ट ऑफ द राइट टू हैव मोर देन वन पेयर ऑफ शूज़ एंड टू ईट वंस फिल। तो लोगों की बदहाली की बात, स्वतंत्रता का मतलब यह होना चाहिए कि आपके पास एक जोड़ी से ज़्यादा जूते हों और आपके पास पेट भर खाने के लिए हो, और आपके से मेरा मतलब है, उनका मतलब है हर किसी के पास। इस ध्येय तक हम कैसे पहुँचे, इसके बहुत से रास्ते हैं, हर देश के लिए अलग होते हैं और हर देश को उन पर विचार करना चाहिए। It seems to me less dangerous to decline the prize than to accept it. ऐसी स्थिति में, जबकि हर किसी के पास ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इस पुरस्कार को न स्वीकार करना कम खतरनाक है इसे स्वीकार कर लेने से, है ना। If I accept it, I offer myself to what I shall call an objective rehabilitation. अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो मुझे एक जैसे रिहैब में डाल दिया जाएगा और मुझे ये स्थिति बहुत ज़्यादा आरामदेह नहीं लग रही। अकॉर्डिंग टू द फिगारो लिटरेचर आर्टिकल, वह अखबार जिसमें यह घोषणा छपी, अ कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पास्ट वुड नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट मी। ये लिखा गया कि उनको इस कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल पास्ट के बावजूद दिया जा रहा है। तो ये बात शायद उन्हें नागवार गुजरी कि एक विवादास्पद राजनैतिक अतीत के बावजूद मुझे ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ये कहने की क्या ज़रूरत थी। I know that this does not express the opinion of the Academy, but it clearly shows how my acceptance would be